अद्विका ने जब फोन उठाया तो उसे दूसरी तरफ से पीयूष की आवाज सुनाई दी। वो कुछ टेंशन में लग रहा था और उसने घबराते हुए कहा, यार अद्विक, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। अद्विका के ऊपर अभी भी अयान था, जिस वजह से उसकी आवाज नहीं निकल पा रही थी। तभी पीयूष ने अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहा, अद्विका, मुझे जो 4 दिन बाद का शो मिला था उसके मैनेजर ने अब रिक्वेस्ट की है कि वो शो को कल ही करा रहे हैं, और मैं चाह कर भी इस शो के लिए मना नहीं कर सकता। नहीं तो मेरा बैंड फेमस इमेज होने से पहले ही नेगेटिव इमेज हो जाएगी। और इसी के साथ पीयूष ने अद्विक पर बॉम्ब फोड़ते हुए कहा, इसलिए तुम्हें कल अपने पियानो के साथ तैयार रहना है। कल हमारी टीम का पहला स्टेज शो होगा। अद्विका की आंखें हैरानी से खुली रह गई और उसने चिल्लाकर कहा, क्या? पर पीयूष जो जानता था अद्विक का ऐसा ही रिएक्शन होगा, उसने उसे फुल इग्नोर मारा और अपनी बात को आगे कंटिन्यू किया, और सारी इन्फॉर्मेशन मैंने तुम्हारे नंबर पर मेल कर दी है। इसी के साथ पीयूष ने अद्विक का कॉल काट दिया। वही अद्विका कभी अपने फोन को देखे रही थी तो कभी अपने ऊपर लीन हुए अयान को देख रही थी। उसके मन में तो यही ख्याल आ रहा था कि जब मैंने 15 लाख एक ट्रिप से ही कमा लिए तो अब मैं काम क्यों करूं। वही अयान जो जब से उसके अजीब और गरीब एक्सप्रेशन को देख रहा था। उसने अपनी बहू को उठाकर अद्विका से पूछा, क्या हुआ, ऐसे वोल्केनो की तरह क्यों फट रही हो स्वीट हॉट? अद्विका वैसे ही कंफ्यूजन में थी और ऊपर से अयान का स्वीट हार्ट नाम की फुलझड़ी छोड़ना उसके जीवन में कम तूफान नहीं मचा रहा था। उसने जल्दी से अयान को अपने ऊपर से थक्का दिया, क्योंकि अयान तो फिलहाल अपनी जिंदगी का सबसे मजेदार काम कर रहा था, इसलिए उसका ध्यान अद्विका के एक्शन पर नहीं गया। और वो भी एक ढोलक की तरह फ्लिप होता हुआ सिंगल बैग की वजह से नीचे गिर गया। पर अद्विका को कहा उसकी कोई परवाह थी। उसने अपने कंबल को खोला और अपने बेड पर पसर कर कहा, क्या होता सिंघानिया, वसंत 2 का कॉल था। कल से मुझे अपने दूसरे काम पर जाना है। और फिर उसने बड़बड़ाना शुरू कर दिया, एक नन्ही सी जान पता नहीं क्या क्या संभालेगी। पहले ही एग्जाम आने वाले हैं 1 महीने बाद, और कॉलेज की जिम्मेदारी, फिर सलोन का काम और अब एक म्यूजिक बैंड। भगवान, ये सब आप एक छोटी सी जिंदगी पर ही क्यों छोड़ देते हो? और फिर सबसे बड़ी परेशानी, अपने आसपास एक पूरी पागल की फौज को झेलना। वही अयान को नीचे गिरने की वजह से अद्विका को गुस्से से घूर रहा था। जब उसने अद्विका को ऐसे शिकायत करते हुए सुना तो उसकी बुहें आपस में सिकुड़ गई। आखिर इस लड़की से किसी ने जबरदस्ती सर पर बंदूक रख तो नहीं कहा था। अद्विका, तुम्हें एक बड़ा आदमी, ना ना औरत। अरे नहीं नहीं, पता नहीं ये क्या बनेगी, औरत या आदमी, ये खुद ही जाने। अयान ने फ्रस्ट्रेटेड होकर सर झटका। इससे किसी ने नहीं कहा था, ना कि छोटी सी उम्र में ही अपने कंधों पर इतना भार लेने को। और अब पर वो इससे आगे सोचता तभी उसने सुना कि अद्विक ने उसे पागल की फौज करार दिया है। उसने गुस्से से अद्विका को देखा जो सर से पैर तक चादर तान कर लेटी हुई थी। उसने गुस्से से अद्विका के चादर को खींचकर कहा, क्या कहा तुमने? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे मुझे पागल की फौज कहने की? वही अयान के ऐसे कंबल खींचने की वजह से अद्विका ने अयान को ऊपर से नीचे तक घूरा और फिर जोर जोर से हंसने लगी। हा 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 हा, ओह गॉड! इतना कहकर अद्विका आउट ऑफ कंट्रोल होकर हंसने लगी। वही अयान घूरकर अपने सामने एक ऐसे अजूबे को देख रहा था, शायद जिसे बेचने के लिए उसे ही ग्राहक को रुपये देने पड़ते। भाई प्लीज इस इंसानी रूप बैक्टीरिया को ले जाइए। यहाँ सबकी इमेजिनेशन नेक्स्ट लेवल है। अयान को इतने अजीब लुक के साथ खुद को घूरता हुआ देखकर अद्विक ने अपनी हंसी को कंट्रोल किया और हंसी को रोकने की नाकायाब कोशिश करते ही कहा, अयान सिंघानिया, आपकी अपने आप को इतनी ज्यादा वैल्यू देने की आदत पड़ गई है कि आपके दिमाग की वैल्यू ही खत्म हो गई है। और या आपको अपने ऊपर इतने बुरे तरीके से यकीन है कि आप ही पागल है कि आपने ये भी नहीं सुना कि मैंने पागल की फौज कहा था। और आप तो खुद को ही फौज मानने लग गए और अपने साथ अपने उन चिंगू मंगू को भूल गए। इतना कह अद्विका फिर हंस दी। वही अयान का चेहरा बुरी तरह काला पड़ चुका था। इस लड़की ने 1 महीने में उसकी इतने शब्द सुनाए थे कि अब उसके कानों में अद्विका का हर एक शब्द अपने लिए ही महसूस होने लगता है। बेचारा अयान सिंघानिया। रिप फॉर अयान सिंघानिया के एटीट्यूड के लिए। उसने अद्विक के हंसते ही चेहरे को देखा जो कब से उसका मजाक उड़ाते हुए हंसे ही जा रहा था। अचानक ही कुछ सोकर उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई।
वो तुरंत अद्विक के बैग के पास झुक गया और उसने अपनी गाल अद्विका के गाल से टच लिए। वही अयान के गाल को अपने गाल पर महसूस करके अद्विका का तो पूरा शरीर की फ्रिज हो गया था। उसका हंसना तो जैसे कहीं गायब हो गया था। उसके पेट में फिर से अजीब सी गुदगुदी होने लगी थी। तभी अयान ने बड़ी धीमी और कर्कश आवाज में कहा, स्वीट हार्ट, अगर तुम इतना खूबसूरत होकर हंसोगी तो तुम चाहो लड़की हो या न हो, पर मुझे एक लड़का बनने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। वही अद्विक की खोपड़ी से तो अयान के हर एक शब्द उपसे उड़ गए। वो बस आंखें फाड़े अयान के एक्शन को देख रही थी। उसके हाथ जिन्हें शायद अयान को धक्का देना चाहिए था, उन्हें तो अयान ने पहले ही अपने हाथ से इंटरवेन कर लिया था। अद्विक के शौकंग और क्यूट एक्सप्रेशन को देखकर अयान ने उसके नोज पर एक सॉफ्ट किस की और एक आई विंक करके उसे छोड़कर अपने बेड पर जाकर वो लेट गया। वही अब तक अयान तो अपने साइड की लैंप को ऑफ कर दिया था। वही कुछ देर तक अयान के एक्शन से नॉर्मल होकर जब अद्विका ने ध्यान से उसके शब्दों को सोचा तब उसे उसका मतलब समझ आया। और मतलब के समझ आने के साथ ही अद्विका का चेहरा पूरा लाल हो गया था। और इसमें कोई शक नहीं था कि चेहरा गुस्से की वजह से लाल हुआ था। ये बेलबुदी इंसान समझता क्या है खुद को। फिर उसने अयान की साइड देखा तो वो मस्त फील कर सो चुका था। उसे ऐसे देख अद्विका ने उसे एक शिकार की तरह घूरा और फिर भी अपना चादर तान करके सो गई। अगले दिन शाम का वक्त। आज सक्षम और अयान को उनके ऑफिस में एक जरूरी काम था, तो इसलिए वो सुबह के 2 लेक्चर लेने के बाद ही चले गए थे। वही रात में भले ही अयान को पता था कि पीयूष का कॉल आया था, पर उसे इस बात की दूर दूर तक कोई खबर नहीं थी कि आज ही उसकी स्वीट हार्ट का शो है। और जिसके साथ उनका शो है उसे वो लोग पसंद नहीं है, प्रियांश। वही पागलों की टोली हर्ष, पीयूष, प्रियांश, माधव, सचिन, गागी और गलती से मायरा और अद्विक कॉलेज से थोड़ी दूर पर ही एक अपार्टमेंट में थे, जिसे पीयूष ने अपने म्यूजिक बैंड की प्रैक्टिस के लिए लिया था। मैन बैंड में जो लोग थे वो पीयूष हारमोनियम एंड फ्लूट, अद्विक पियानो, प्रियांश गिटार और मेहुल ड्रम प्लेयर था। वही बाकी सब यहाँ पर मक्खी मारने के लिए थे। सबसे ज्यादा परेशान तो हर्ष था। उसे बार बार कोई ना कोई बातों के तबले से बजाकर चला जा रहा था। पर मजाल था कि वो यहाँ से एक पल के लिए भी गया हो। आखिर उसके दोस्त का बॉयफ्रेंड जो यहाँ पर था। हर्ष हैरान परेशान सा बार बार अयान और सक्षम को कॉल करने की कोशिश कर रहा था, पर वो दोनों मीटिंग में थे, इसी वजह से वो उसका कॉल उठा नहीं रहे थे। और हर्ष यहाँ बड़बड़ाए जा रहा था, अयान अगर आज तुम नहीं आए ना तो देख लेना कल तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारा नहीं रहेगा। वैसे भू बहुत लोग हैं उसे छीनने के लिए। वो घुरती हुई आंखों से सामने के नजारे को देख रहा था, जिसे देखकर उसका दिल बार बार कह रहा था, आज मेरे यार की बर्बादी है। ओह, आज मेरे यार की बर्बादी है। सामने का नजारा ही कुछ इस तरह का था कि हर्ष को ना चाहते हुए भी अपने दोस्त की बसी हुई दुनिया उजड़ती नजर आ रही थी। सामने अद्विक अपने पियानो को बजा रहा था और वही रियांश उसके पीछे खड़ा उसकी धुन को सेट कर रहा था। वो दोनों एक दूसरे के बेहद नजदीक दिखाई दे रहे थे। वही हर्ष एक जलकुपे बाप की तरह दोनों को घूर रहा था, जैसे रियांश आज उसकी बेटी को उससे छीन कर ही ले जाएगा। उसने गुस्से में उन दोनों की एक फोटो ली और अयान को भेज उसके नीचे कैप्शन लिखा, गाने की धुन के साथ किसी के दिल में प्यार की धुन भी छिड़ रही है। पर हर्ष की सोच से बिल्कुल उल्ट माजरा इस वक्त अद्विक और रियांश के बीच था। अद्विक जो इस समय पियानो बजा रहा था वो इस वक्त रियांश की हरकत से बिल्कुल चिढ़ा हुआ था। रियांश बार बार उसकी धुन में कमी निकाल कर अपनी होशियारी और सो-कॉल्ड स्मार्टनेस जो दिखा रहा था। और वही इस टोली में तो सब एक से बढ़कर एक होशियार है। अद्विक रियांश की उंगली जो उसके पियानो पर चल रही थी, उसे पियानो पर कसकर दबाते हुए कहता है, लगता है मिस्टर रियांश को दूसरे के फटेने टांग गड़ाने की बहुत आदत है। वही अद्विका के ऐसे उंगली दबा देने से रियांश को दर्द हो रहा था। पर भाई मर्द को कभी दर्द नहीं होता, रियांश को भी तो ये दिखाना था। पर उसने अद्विका को अजीब नजर से घूर कर कहा, यू तुम पता नहीं कौन सी लो क्लास यूज करते हो। अब अद्विका को कहा इतना सब्र था कि वो अपनी भाषा पर रियांश का कमेंट सुन ले। वो अब अपनी कुर्सी से उठी और अपने दोनों कमर पर हाथ रखकर रियांश को घूरने लगी। वो अपने तिर से कमान छोड़ने ही वाली थी
मतलब अपने मुंह से कुछ शब्द बोलने ही वाली थी कि तभी रियांश भाई की प्यारी बहन जो कब से अद्विक से खुन्नस खाए हुए बैठी थी, वो रियांश की नजर में अच्छा बनने के लिए अपनी हाई हील को टक टक करते हुए अद्विक के सामने जाकर खड़ी हो गई। अद्विका जो अभी रियांश को घूर कर देख रही थी, जब उसने अपने सामने मायरा को देखा तो उसे उल्टी कर देने का मन करने लगा। मायरा करके ही इतना मेकअप आई थी। शकल तो उसकी वैसे भी कोई खास अच्छी नहीं थी, पर मेकअप ने उसके लुक को पूरी तरह कंप्लीट किया हुआ था, एक खूबसूरत चुड़ैल का। अद्विक ने अपने बालों पर हाथ घुमा कर कहा, ओ तो नक्शे भाई की चुड़ैल बहन उसे बचाने आई है। वही अपने लिए नक्शदा सुनकर रियांश ने गुस्से में अपनी उंगली को अद्विका को दिखाते हुए कहा, यू सिली मेम, बिंग इन योर लिमिट। वही मायरा रियांश के मुंह से अद्विक पर चिल्लाते हुए सुन हवा में उड़ने लगी। उसे तो मानो दुनिया भर की खुशी मिल गई हो। मायरा इस बात को लेकर अपनी ही फैंटेसी में थी कि उसके भाई ने आखिर उसके लिए स्टैंड तो लिया, पर बेचारी की बुरी किस्मत, असल दुनिया में तो अद्विक कपूर को ना तो उसके भाई से चिल्लाने से फर्क पड़ता था और मायरा मरे या जी उससे तो घंटा फर्क नहीं पड़ता था। मायरा असल दुनिया में जब आती है जब वो उड़ी हुई नीचे गिरती है। दरअसल अपने लिए रियांश से सीली मेन सुनकर अद्विक ने गुस्से में मायरा को जल्दी से एक बेकार पत्थर की तरह अपने बीच से उठा दिया और वो उड़ती हुई दूसरी साइड जमीन पर मुंह के बल जा गिरी। और अब रियांश और अद्विक एक बार फिर आमने सामने थे और अपनी आंखों में एक दूसरे के लिए गुस्सा लेकर घूर रहे थे। वही हर्ष जो अपने दोस्त के गम के बारे में सोच सोच कर पतला हुआ जा रहा था, जब उसने उन दोनों के बीच फिर से लड़ाई होते हुए देखी तो उसके दिल को तो मानो ठंडक मिल गई हो। और हर्ष अब आराम से पास पड़ी कुर्सी को अपने साइड करता है और उस पर मस्त अपने पैर पसार कर अपने सामने चल रही शो का आनंद लेने लगता है। और गागी भी कम मजे में भी थी, उसकी खुशी भी फुले नहीं समा रही थी जब उसने देखा कि उसके क्रश ने क्या एक ही हाथ से मायरा को उड़ा फेंका। गागी से अपनी खुशी इस कदर बर्दाश्त नहीं हुई कि वो जोर जोर से सीटी मारने लगी। अद्विक ने रियांश को घूरते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे यानी अद्विक कपूर को सीली मेन बोलने की? अगर मैं सीली मेन तो तुम एक नंबर के नत्थू गिरे। अब क्या था, अद्विक के अंदर मुंबई वालों की आत्मा आ गई थी। वही वहां खड़ा हर एक इंसान अजीब नजरों से अद्विक और रियांश को देख रहा था, क्योंकि किसी को नत्थू गिरे का मतलब नहीं पता था। अपने आप जो ऐसे घूरते हुए देख अद्विक ने बड़े स्टाइल से अपने बालों में हाथ को फेरा और फिर रियांश के करीब जाकर उसकी आंखों में आंख डालकर कहा, देख लिया मिस्टर रियांश दत्त, अपना स्टैंडर्ड आप मेरे वर्ड तक नहीं समझ सकते और आए बड़े मुझसे उलझन। इस समय अद्विक पूरे एटीट्यूड में था। वही रियांश आगे बढ़कर हाथापाई पर उतर पाता उससे पहले ही बेचारे पीयूष, जिसे अपने बैंड का शुभारंभ होने से पहले ही उसका अंत दिख रहा था, उसने तुरंत रियांश को पकड़ लिया। अब बेचारे इन दोनों की लड़ाई में नुकसान तो उसी को होना था। पीयू ने बड़े ही नरमी भरी टोन में कहा, ब्रो रियांश कूल डाउन, देखो अब शो में जाने का टाइम हो गया, आप भी यही है और अद्विक भी यही है। शो के आने के बाद मैं खुद आपके हाथ में एक एक डंडा दे दूंगा, तब आप एक दूसरे से लड़ लेना, पर अभी शो के लिए जाकर तैयार हो जाइए। रियांश और अद्विक दोनों ने पीयूष को देखा, जिसका चेहरा इस समय एक कर्ज में डूबी हुई लड़की के बाप की तरह लग रहा था। तो उन दोनों को ही उसकी भोली सी शकल और ना देखी और एक दूसरे से मुंह सिकोड़ कर वो दोनों वहां से चले गए। ग्रीन प्लाजा होटल में आज यहाँ पर एक बड़ी डील साइन होने की खुशी में पार्टी रखी हुई थी और इस इवेंट में दिल्ली शहर के बड़े से बड़े बिजनेसमैन शामिल हुए थे। वही अद्विक अपने चेंजिंग रूम से बाहर निकलकर एक रॉकस्टार जैसे तैयार हो ही रहा था कि तभी उसकी नजर अपने सामने शीशे पर गई, हैरानी से फैल गई। अद्विक अपने सामने के नजारे को देखकर हैरान रह गया। सामने अयान ब्लेक टैक्सिडो में एकदम बन ठन के खड़ा था, मानो आज तो जैसे वो यहाँ अपनी खूबसूरती से ही अद्विका का कत्ल करने आया हो। पर अद्विका जिस बात से चौंकी थी वो थी अयान की गुस्से भरी लाल आंखें, और अयान अद्विका को जिस नजर से देख रहा था वो बिल्कुल उस तरह थी जैसे किसी पति ने अपनी पत्नी को दूसरी आदमी के साथ अफेयर करते हुए पकड़ लिया हो। अयान को इतने गुस्से में देखकर पता नहीं क्यों पर अद्विका के शरीर में अपने आप ही गुज़बम्प्स आ गए। उसने अपनी लार गटकते हुए अपने मन में कहा, ओह गॉड, आज ये अयान कौन सा जहर आया है जो खुद ही जहर लग रहा है। अयान जिसकी आज दिन भर में इतनी सारी मीटिंग थी, वो जब एक मिनट के लिए अपनी मीटिंग से फ्री हुआ तो उसकी नजर अपने फोन पर गई।
हर्ष की 75 मिस्ड कॉल्स को देखकर अयान को टेंशन होने लगी थी कि आखिर हुआ क्या था। उसने जल्दी से फोन को चेक किया तो उसने पहले हर्ष के मैसेज पढ़े और जैसे ही अयान की नजर हर्ष के भेजे हुए फोटो पर गई उसकी तो तन बदन में मानो आग लग गई थी। अब अयान को ये बिल्कुल भी याद नहीं रहा था कि उसे अब कौन सी मीटिंग अटेंड करनी है। उसके दिमाग में तो अद्वैत के बिल्कुल चिपक के खड़े हुए रियांश की फोटो ही दिमाग में घूम रही थी। नहीं नहीं, उसने जल्दी से अपना ब्लेजर उठाया और बाहर जाते हुए मन में कहा, इस अद्विका की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि ये किसी लड़के के इतने करीब गई। अरे भाई, वो क्या तुम्हारी प्राइवेट प्रॉपर्टी है जो किसी के पास नहीं जा सकती। नए नए प्यार में पता नहीं आइंस्टाइन का दिमाग भी खोचू जैसा क्यों हो जाता है। अयान ने ड्रेसिंग टेबल के पास खड़े अद्विक को देखा जो इस समय किसी हीरो से कम नहीं लग रहा था। उसे इतना सजता संवरता हुआ देखकर तो अयान की मुठिया और बिछ गई। वो अद्विक के पास गया। अद्विक को अचानक ही अपने सीने में उसकी धड़कन की रफ्तार तेज होती हुई महसूस हुई। इसे महसूस कर अद्विका ने धीरे से अपने दिल से कहा, जैसे वो और उसका दिल एक दूसरे की सारी बातें मानते हो। अरे मेरे प्यारे दिल, इतना क्यों फुदक रहा है? मत फुदक ना, प्लीज नहीं ना, वरना ये बेलबुदी इंसान कुछ भी समझ लेगा। बेचारी अद्विका मन ही मन में अपने दिल को प्यार दुलार और फटकार सब तरीके से शांत कराने की कोशिश कर रही थी, पर दिल था कि मानता ही नहीं। अयान अब अद्विक के एकदम करीब आ गया था। इस समय चेंजिंग रूम में शायद अद्विक के दिल की ही धड़कन का शोर हो रहा था। वही अद्विका की इतनी तेज भरती धड़कनों को सुनकर के तो मानो अयान के चेहरे पर एक शैतानी सी मुस्कान आ गई। अद्विक जब तक उसके इस तरह हंसने का मतलब समझ पाती तब तक अयान नीचे अद्विक के सीने पर झुक गया और उसने अपने कान को अद्विका के दिल के बेहद करीब काल लिया। अब क्या था अयान की इस हरकत से, जो दिल पहले 100 की स्पीड की जगह 200 की स्पीड से दौड़ रहा था, अब वही 400 की स्पीड से दौड़ने लगा था। अद्विका तो एक इतनी चौंक गई कि उसके मुंह से अचानक ही एक चीख निकल गई थी। आह! वही अयान का बिगड़ा हुआ करेले जैसा मूड अब काजू कतली जैसा हो गया था। वो तो इस समय इतना खुश था को वो क्या ही बताए। पर वो भूल गया था सामने एक लड़की कम लड़का खड़ा हुआ जो अपने इमोशन को बड़े ही जल्दी संभाल लेती थी। वैसा ही अद्विका के साथ हुआ। अचानक से अयान की प्रेजेंस से वो थोड़ी हिचक गई थी, पर उसके दिल ने भी जल्दी से काबू कर लिया। जब अद्विक ने एक गहरी सांस ली तो उसने फील किया कि उसके चेहरे पर अब पसीना आ चुका था। कुछ 10 मिनट में उसकी बॉडी ने बिल्कुल ही ऑपोजिट रिएक्ट किया था। अब उसने इसकी वजह को देखा तो वो और कोई नहीं बल्कि ये सामने वाला इंसान ही था। वही अयान जिसे बड़ा मजा आ रहा था आज अद्विक को परेशान करने में। उसे अचानक ही अपने कान में दर्द महसूस हुआ। उसे फील हुआ कि किसी ने उसके कान को इतनी तेज पकड़ा है कि मानो उसका कान ही उखड़ जाएगा। आह! अयान बड़ी जोर से कान के खींच लेने पर चिल्लाया, पर उसने भी जल्दी से अपनी डिफेंस टेक्निक यूज करके अद्विका के हाथ को अपने कब्जे में ले लिया था। पर अब क्या था, अयान के कान तो पहले ही लाल हो चुके थे। अद्विका ने अयान पर भड़कते हुए कहा, तुम पागल आदमी, तुम यहाँ क्या कर हो? और आए तो आए ठीक, पर यहाँ क्या कर रहे हो? और यहाँ आए तो आए ठीक, पे तुम ये ठरकी जैसी हरकतें क्यों कर रहे हो? उसकी बात कम गुस्सा सुनकर के अयान ने भी उसी की भाषा में जवाब दिया, हरकतें की सो की वो ठीक, पर तुम्हारी उसके बाद दिल की धड़कन क्यों इतना उड़ रही थी? अयान की बात को सुनकर तो अद्विक को जैसे सांप सा सूंघ गया हो। अब वो उसे क्या ही जवाब देती। इस बात से उसे अपने मन में ही बहुत एम्ब्रेसमेंट हो रही थी कि तभी अयान ने उसके हाथ को पकड़कर कहा, तुम बस चलो मेरे साथ, तुम कोई कॉन्सर्ट नहीं करने वाली। ये सुनकर तो अद्विका को जैसे सदमा सा लग गया था। ये लड़का आखिर क्या खाकर आया था जो कुछ भी बके जा रहा था। अद्विका ने अपना हाथ छुड़ा करके कहा, अबे क्या भांग वांग चढ़ा कर आए हो? जो कुछ भी बके जा रहे हो? मैं जा रही हूँ कॉन्सर्ट में। और इतना कहकर अद्विका मुंह सुकुड़ती हुई आगे बढ़ी, पर फिर थोड़ी देर बाद उसे महसूस हुआ कि उसके पैर जमीन में नहीं थे। अद्विका आगे बढ़ते हुए जा रही थी, पर बीच रास्ते में ही अयान ने उसे अपनी गोद में उठा लिया। अब अयान के ऐसे गोद में उठाने से अद्विक ने महसूस किया कि उसके पैर हवा में है। वैसे तो दोनों के दिल की धड़कनें बढ़ी हुई थी, पर दूर से देखने वालों के लिए ये नजारा थोड़ा अटपटा था।
आखिर एक लड़के ने दूसरे लड़के को दुल्हन की स्टाइल में जो उठा करके रखा हुआ था, वही अद्विक ने जल्दी से अपने इमोशन पर काबू पाया और अयान को धक्का देने की कोशिश करते हुए कहा, अयान सिंघानिया, ये क्या बदतमीजी जी है, छोड़ो मुझे, छोड़ो। वही उसकी बात को सुनकर के अयान के फेस पर एक डेविल मुस्कान आ गई। उसने आर्या के कान के पास जाकर कहा, ओ स्वीट हार्ट को बुरा लग रहा है तो तुम बाहर जाकर ये कहोगी कि एक लड़के को दूसरा लड़का छेड़ रहा है। हम बोलो। अयान के इतने घटिया लॉजिक को सुनकर के तो अद्विका की बोलती ही बंद हो गई। वो तो बस ये सोच रही थी कि कोई आदमी सच में इतना बेशर्म कैसे हो सकता है। उसने फिर भी अयान की पकड़ में कसमसाते हुए कहा, अरे छोड़ो, मुझे कॉन्सर्ट में जाना है, तुम मुझे ऐसे नहीं रोक सकते, इससे तुम्हारे भाई का कॉन्सर्ट भी खराब हो जाएगा और उसका नाम बनने से पहले ही डूब जाएगा। अद्विक ने अपना इमोशनल कार्ड चलाकर सोचा, पर सामने भी अयान था। उसने भी बड़े कैजुअल होकर कहा, ओह हु केयर्स, उसका जो भी वो देखे और हम पार्टनर्स अपना देखेंगे। और इसी के साथ अयान हल्का हल्का अद्विक की तरफ झुकने लगा था, मानो ये अयान पर एक ब्रह्मास्त्र था जिस पर अद्विका के कदम ना चाहते हुए भी अयान से हार जाते थे। अब इसमें बेचारी अद्विक को क्या गलती। जब जब अयान उसके पास आता था, उसका सेवेंथ सेंस उसके सिक्स सेंसेस को डिस्ट्रॉय कर देता था। बताओ सेवेंथ सेंस क्या है। अयान अद्विक के चेहरे के बेहद करीब आ गया था, पर तभी उसके कानों में जोर जोर से डोर के घटघटाने की आवाज आने लगी। डोर पर और कोई नहीं बल्कि अयान और अद्विका को जोड़ी का कंट्रैक्टर हर्ष था। हर्ष को पता नहीं था कि उसके छोड़े हुए एक मैसेज से अयान एक जले हुए राजा की तरह यहाँ आ जाएगा। हर्ष दरवाजे पर घटघटाते हुए कहने लगा, अद्विक जल्दी बाहर आओ, नहीं तो रियांश ही सारी लैम्पलाइट ले जाएगा, जल्दी आओ। फिर उसने थोड़ा धीरे से कहा, पता है सारी लड़कियां सिर्फ रियांश रियांश चिल्ला रही है, एक बार तुम स्टेज पर आ जाओ और फिर जो लड़कियां रियांश का नाम चिल्ला रही है वो तुम्हारा चिल्ला आएगी। हर्ष ने सोचा, वैसे भी अगर अद्विक के पीछे लड़की भी पड़ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे तो बस उसे लड़कों से प्रोटेक्ट करना है। हर्ष के दिमाग से ये ख्याल तो आया ही नहीं कि अयान गे है तो जरूरी नहीं कि अद्विक भी गे होगा और उसे लड़के ही पसंद होंगे, पर यह भी है कि अगर उसके पास इतना सोचने का दिमाग होता तो। अब क्या था, इतना सुनकर के तो अयान की मुठिया और बिछ गई। अयान तो ना लड़कों से और ना ही लड़की से, वो किसी से भी अद्विक को शेयर नहीं करने वाला था। उसने घूरकर अद्विका को देखा जो बाहर जाने के लिए छटपटा रही थी, पर इस बार अयान आगे कुछ कर पता कि उससे पहले ही अद्विका ने अपनी पोजीशन ऐसी बना ली थी कि उसने एक जोरदार मुक्का अयान की पीठ पर मारा और वो एक ही पल में नीचे कूदी और बाहर की तरफ भाग गई। वही उसकी हरकत इतनी तेज थी कि अयान एक पल के लिए तो समझ ही नहीं पाया। उसके मन में यही ख्याल था, क्या ये सच में एक लड़की है। वही अद्विका जब पहुंची तो स्टेज पर पहले से ही अंधेरा हो चुका था और एक सिंगर गाना गा रहा था और बैंड वाले उसके पीछे अपना इंस्ट्रूमेंट बजा रहे थे। तू मेरा कोई ना हो के भी कुछ लागे, तू मेरा कोई ना हो के भी कुछ लागे, किया रे जो भी तूने कैसा किया रे, सिया को मेरे बंधन ऐसे लिया रे, समझ के भी न समझ मैं सकूं, सवेरों का मेरे तू सूरज लागे, तू मेरा कोई ना हो के भी कुछ लागे, तू मेरा कोई ना हो के भी कुछ लागे, तू मेरा कोई ना हो के भी कुछ लागे। अद्विका भी अपना पियानो बजाने लगी थी, पर तभी उसे कुछ फील हुआ। उसने जब अपनी नजरें इधर उधर घुमाई तो वो हैरान रह गई। अपना बना ले पिया, अपना बना ले पिया, अपना बना ले मुझे, अपना बना ले पिया, अपना बना ले पिया, अपना बना ले पिया, दिल के नगर में शहर तू बसा ले पिया, छूने से तेरे हाँ तेरे, फीकी रातों को रंग लगे, छूने से तेरे हाँ तेरे, फीकी रातों को रंग लगे। क्योंकि सिंगर कोई और नहीं, आगे की लाइन गाने के बाद जो सिंगर आया था वो शायद अयान सिंघानिया था। अयान को ऐसे स्टेज पर गाता हुआ देखकर तो अद्विका भी मुश्किल से अपने हाथों को पियानो पर से रोक पाई। तेरी दिशा में क्यों चलने से मेरे सूरी को पंख लगे, रहा न मेरे काम का जसारा, हाँ बस तेरे नाम से ही गुजारा, उलझ के यूं न सुलझ मैं सकूं, सुबानिया तेरी झूठी भी सच लागे, तू मेरा कोई ना हो के भी कुछ लागे, तू मेरा कोई ना हो के भी कुछ लागे, तू मेरा कोई ना हो के भी कुछ लागे, अपना बना ले पिया, अपना बना ले पिया, अपना बना ले मुझे, अपना बना ले पिया,
अपना बना ले पिया, अपना बना ले पिया, दिल के नगर में शहर तू बसा ले पिया, हो सब कुछ मेरा चाहे, नाम अपने लिखा ले, बदले में इतनी तो यारी निभा ले, सकी हिरासत से मुझे छुड़ा ले, अपना बना ले बस, अपना बना ले, अपना बना ले, अपना बना ले। गाना तो खत्म हो गया था और लोग जोर जोर से हूटिंग भी कर रहे थे, पर उनकी टीम ही आपस में उलझी हुई थी। पूरे हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज रही थी और लोग जोर जोर से हूटिंग कर रहे थे। वही सारे टीम के मेंबर तो अपने आप में ही चौंके हुए थे कि आखिर ये उनके साथ हुआ क्या था। दरअसल बात ये थी कि पीयूष को इंस्ट्रूमेंट प्लेयर तो मिल गए थे, पर उसे एक अच्छा सिंगर नहीं मिला था। पर कॉन्सर्ट सिंगर के बिना नहीं हो सकता था, तो बड़ी मुश्किल से हाथ पांव मार के उसने एक लड़के को अरेंज किया था जो ठीक ठाक गा ले। पर उसे क्या पता था कि उसकी किस्मत ऐसा पलटा मारेगी कि खुद अयान सिंघानिया उसके शो में गाने आ जाएगा। अयान अपनी टीम वालों की हैरानी भरी नजरों को खुद पर बड़े आराम से महसूस कर सकता था, पर उसने भी उन्हें कोई जवाब देना बिल्कुल जरूरी नहीं समझा था। उसका मेन फोकस था अद्विक और रियांश को दूर करना, जो कि उसने बड़ी ही आसानी से पूरा कर लिया था। कॉन्सर्ट खत्म हो गया, अब वो लोग स्टेज से चले गए। जैसे ही वो सभी बैकयार्ड में पहुंच गए, वहां पर हर्ष, गागी, मायरा और मानसी आ पहुंचे। सक्षम तो बेचारा भी ऑफिस ही संभाल रहा था। हर्ष ने पता नहीं कहां से आकर अयान के ऊपर इतनी लंबी जंप मारी कि अयान के बगल में खड़ी अद्विका भी अपना बैलेंस नहीं बना पाए और वो उसके बगल में खड़े रियांश की बाहों में जाकर गिर गई। अब हाल ये था कि हर्ष के मुंह से जो शब्द निकलने वाले थे वो तो उसके मुंह में ही जम गए। हर्ष जो बंदर की तरह अयान की गोद में कूदा हुआ था, अब वो बाज की तरह अद्विक और रियांश को देख रहा था, जो एक दूसरे के बेहद करीब थे, और उन्हें देखकर बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई फिल्म का सीन चल रहा हो। अयान की आंखें तो गुस्से में इतनी छोटी हो गई कि उसने गुस्से में हर्ष को ही छोड़ दिया और हर्ष नीचे जाकर धाम से फंस पर जा गिरा। आह की आवाज से हर्ष बहुत तेज से चिल्लाया और उसकी आवाज से अद्विक और रियांश, जो एक दूसरे की बाहों में उलझे हुए थे, अब जाकर वो अलग हुए। पर अयान को आंखों में तो अब ये नजारा मानो चुप सा गया था। उन दोनों को दूर रखने के लिए अयान ने ना जाने कितनी मेहनत की थी, और इस हर्ष के बच्चे ने किया क्या था। वही हर्ष भी अपनी कमर को पकड़ता हुआ कुछ दर्द से तो कुछ ओवर दर्द से कराहता हुआ उठा और अपनी भोली शकल को और भोली बनाकर अयान के पास जाकर खड़ा हो गया। वही अद्विका, जिसे अभी तक तो फिलहाल सिचुएशन बिल्कुल भी ऑकवर्ड नहीं लग रही थी, पर जब जैसे ही उसकी नजर महान अयान पर मिली तो वो सकपका गई। अयान उसे बिल्कुल ऐसे घूर रहा था कि जैसे किसी वाइफ ने अपने हस्बैंड को चीटिंग करते हुए पकड़ लिया हो। अयान की नजरों की तपिश इतनी गहरी थी को अद्विका तुरंत बातें बनाकर वहां से भाग गई। वही रियांश को भी समझ नहीं आ रहा था कि इन दो नौटंकियों के दिमाग में आजकल चल क्या रहा है। वही अद्विका के जाने के बाद अयान ने रियांश को घूरा तो बदले में रियांश ने भी उसे गुस्से में घूरा। अब तो ऐसा लग रहा था मानो जैसे दोनों के अंदर एक दूसरे को घूरने का कंपटीशन लगा हुआ हो। वही अब उन दोनों के बीच में पड़ने की तो किसी की भी हिम्मत नहीं थी, और दोनों के कोल्ड वार में कोई भी पड़ना नहीं चाहता था। इसलिए सभी दोस्त वहां से धीरे धीरे करके खिसक लिए। अब उस जगह पर सिर्फ वो दोनों ही रह गए थे। रियांश अयान को देखकर बोहे चढ़ाकर कहने लगा, तो आज अयान सिंघानिया ने ऐसे आम लोगों की तरह पब्लिक प्लेस में गाना कैसे गा लिया? ये लोग तो काबिल नहीं थे ना तुम्हारे गाने के, तो फिर आज क्या ऐसा चमत्कार हो गया जो तुम गाना गाने पहुंच गए? अयान समझ गया था कि अब उसकी हरकतें धीरे धीरे अबनॉर्मल होती जा रही है, जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। पर दिल पर किसका जोर चला है, और इसी वजह अयान भी वो चीजें करने लग गया था जो एक समय पर उसे थर्ड ग्रेड लगती थी। पर वो दोनों इस बात से अनजान थे कि कोई और भी था जो उनकी तरफ बढ़ते हुए आ रहा था। अयान रियांश को कोई भी जवाब देता कि उससे पहले उन दोनों के कानों में किसी की रोबीली आवाज पड़ी। अच्छा, तो तुम बताओगे कि हमारे बेटे को क्या करना चाहिए? ऐसा कहते हुए एक 50 साल के मध्यम उम्र के व्यक्ति उन दोनों के पास आ गए। उन्हें देखने से कोई नहीं कह सकता होगा कि उनकी उम्र इस समय 50 की होगी, क्योंकि उन्होंने अपने आप को काफी मेंटेन करके रखा हुआ था। वो अपनी रोबीली चाल चलते हुए अयान और रियांश के पास जाकर खड़े हो जाते हैं।
उस आदमी को देखकर रियांश और अयान की बुहें आपस में कस जाती है। वहां का नर्म और हल्का माहौल एक गहरे काले अंधेरे में डूब जाता है, उन्हें पता ही नहीं चलता। अयान और रियांश को खुद को ऐसे घूरता हुआ महसूस कर वो आदमी बड़ी ही घमंड भरी आवाज में कहने लगा, तुम दोनों में बिल्कुल भी तमीज नहीं रही है कि बड़ों से कैसे बातें की जाती है और उन्हें मिलने के बाद ग्रीप भी किया जाता है। पता नहीं कॉलेज की आड़ में क्या क्या सीख रहे हो। वही उस आदमी को देखकर अयान का पारा तो वैसे भी बहुत ज्यादा चढ़ा हुआ था, क्योंकि ये वो आदमी था जिसने उसकी अच्छी खासी जिंदगी को बर्बाद करके रख दिया था। ना जाने उसने ऐसे कौन से पाप किए थे कि जिसका नतीजा ऐसा